once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your aptitude guru. So my dear class 10th and 12th students, भाई finally CBSE के रिजल्ट अनाउंस होने के बाद में अब वो सारे स्टूडेंट्स जिनकी रिजल्ट में उन्हें कंपार्टमेंट देखने को मिला है, मतलब कि वो स्टूडेंट्स जो कि कंपार्टमेंट एग्जाम देना चाहते हैं या फिर इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं, तो आखिर मैम ये कंपार्टमेंट एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम है क्या? बड़ा कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन सी एग्जाम दे, कंपार्टमेंट एग्जाम दे या इम्प्रूवमेंट दे। कैसे पता करें कि हमारे रिजल्ट में हमें कंपार्टमेंट आई है या नहीं आई है, या फिर इम्प्रूवमेंट एग्जाम कब होना चाहिए, इसके लिए क्या फीस है, बेसिकली इसका रिजल्ट कब आता है, कब अप्लाई करना होता है, इसका क्या एलिजिबिलिटी है, कितने सब्जेक्ट्स में यदि आपको कंपार्टमेंट आती है तो आप ये एग्जाम दे सकते हो, कितने सब्जेक्ट्स के लिए आप इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, आखिर क्या लॉजिक है इसके पीछे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बड़ा कंफ्यूजन है। यदि ये सारे डाउट्स आपके भी है, सारी प्रॉब्लम्स आपकी भी है, इन सारी चीजों के बारे में जानना आप चाहते हो तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। दिस इज बरका मैम और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली कंपार्टमेंट वर्सेस इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बारे में। पूरी डिटेल में आपको बताने वाली हूँ स्टार्टिंग से लेकर कि एक्चुअली कंपार्टमेंट एग्जाम कौन दे सकता है, एक्चुअली इम्प्रूवमेंट एग्जाम कौन दे सकता है, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, कब आप इसको दे सकते हो, कब इसके रिजल्ट आते हैं, सारी चीजें आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट से वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके, है ना जी, ताकि जैसे ही इसके बारे में कोई भी अपडेट आती है, ऑफिशियली अपडेट आती है तो मैं आपको बता सकती हूँ। चलिए तो शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स के डाउट्स के साथ। देखो सबसे पहले तो ये समझो कि मैम कंपार्टमेंट होती है या कंपार्टमेंट किसी सब्जेक्ट में लगता है आपको, तो आपको पता कैसे चलता है, डाउट्स बाद में डिस्कस करेंगे। क्योंकि एक बच्चे का कमेंट मैंने देखा था कि मैम मुझे कंपार्टमेंट आई है या नहीं आई, पता कैसे चलेगा? तो बेटा आपके रिजल्ट में, जो आपका रिजल्ट आपने देखा अभी जो 13 मई को डिक्लेयर हुआ है, किसी सब्जेक्ट के आगे यदि आपको आर लिखा हुआ मिल रहा है तो मतलब आपको उसमें कंपार्टमेंट आई है। यदि दूसरे शब्दों में कहूं तो कंपार्टमेंट का मतलब होता है सप्लीमेंट्री, है ना, सप्लीमेंट्री एग्जाम आपको देनी होगी उस सब्जेक्ट को पास करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि आपका मैथ्स बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं था, आप मैथ्स में बहुत वीक थे, जैसे तैसे आपने मैथ्स का पेपर दे दिया बोर्ड एग्जाम में, अब आपकी जो मार्क्स है वो 25, 28 या फिर 20 पे रह गए, ठीक है, आप 33 अबव नहीं लेकर आ पाए, क्योंकि इस बार जो पासिंग क्राइटेरिया था सीबीएसई का वो 33 था, 100 में से 33 या 33 अबव मार्क्स आपको आते हैं तो आप पास कहलाते हो, अदरवाइज आप उस सब्जेक्ट में रुक जाते हो, ठीक है, आपका वो सब्जेक्ट रह जाता है, फिर उसके लिए आपको कंपार्टमेंट देनी होती है जिसको हम सप्लीमेंट्री एग्जाम भी कहते हैं, ठीक है। तो आप जो सबसे पहली बात आती है वो बच्चे यही सोचते हैं कि मैम हु कैन अप्लाई, इसके लिए कौन अप्लाई हो सकता है, कौन से बच्चे हैं जो कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं, कौन से बच्चे हैं जो कि इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, क्या जिन्हें कंपार्टमेंट आई है वो इंप्रूवमेंट दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, या इंप्रूवमेंट एग्जाम देने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, मैम किस बेसिस पे हम इंप्रूवमेंट एग्जाम दें। तो सबसे पहली तो बात ये कि हु कैन अप्लाई फॉर दिस। सो कंपार्टमेंट के लिए बहुत ध्यान से सुनना, स्टूडेंट्स हु फेल इन वन सब्जेक्ट ओनली इन बोर्ड एग्जाम, मतलब कि क्लास 10th और 12th की यदि मैं बात करूं तो क्लास 10th का क्राइटेरिया अलग होता है, क्लास 12th का अलग होता है। क्लास 12th की बात पहले बताती हूँ। क्लास 12th में यदि कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, 33 से कम नंबर आते हैं, यदि कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, यदि आपका कोई सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट में आपके मार्क्स रुक गए हैं, आप फेल हो गए हो, तो उस केस में आप उस सब्जेक्ट को कंपार्टमेंट देकर अपने रिजल्ट को क्लियर कर सकते हो, आप उस सब्जेक्ट की कंपार्टमेंट एग्जाम देकर अपने रिजल्ट को क्लियर कर सकते हो, आपका रिजल्ट फिर कंपार्टमेंट देने के बाद में पास डिक्लेयर हो सकता है, ठीक है, आप अपनी कंपार्टमेंट एग्जाम के थ्रू उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को निकाल सकते हो। अब वही यदि मैं बात करूं क्लास 10th की, तो क्लास 10th में दो सब्जेक्ट्स में यदि आप फेल होते हो तब आप दोनों सब्जेक्ट्स के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हो, कम से कम दो सब्जेक्ट्स, मिनिमल एक सब्जेक्ट तो होता ही है। मतलब क्लास 10th वालों के लिए ऐसा क्यों? क्योंकि क्लास 10th में आपको पता है यहाँ पर वो रूल जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि यदि आपका एक सब्जेक्ट जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है या जो एडिशनल सब्जेक्ट है ना, किसी एक सब्जेक्ट में कम नंबर आते हैं या किसी एक सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हो, तो वो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो बेसिकली उस सब्जेक्ट के मार्क्स को ओवरकम करके आपको पास कर दिया जाता है। कुल मिला के ये क्राइटेरिया क्लास 10th में फॉलो किया जाता है सीबीएसई के साइड से भी, लेकिन ये क्राइटेरिया क्लास 12th में भी फॉलो किया जाता है। बस क्लास 12th में बच्चे क्या करते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट जल्दी से नहीं लेते हैं, क्योंकि उनके लिए उनके जो 5 सब्जेक्ट होते हैं वही इतने मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, क्योंकि क्लास 10th के कंपैरेटिवली 12th का बहुत बड़ा सिलेबस होता है ना। तो यदि क्लास 12th में आपने सपोज कोई ऑप्शनल या एडिशनल सब्जेक्ट लिया है तो ये रूल आपके लिए भी एप्लीकेबल होता है। तो अब आपको मेरी बात क्लियरली समझ में आ चुकी है कि कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए कौन एप्लीकेबल है, जिनका एक सब्जेक्ट में पेपर रुका हुआ है, जो एक सब्जेक्ट में फेल है, क्लास 10th में हो चाहे क्लास 12th में हो। 10th वालों के लिए दो सब्जेक्ट है, 10th और 12th वालों के लिए एक है, ठीक है जी। यदि 12th वालों ने भी एडिशनल सब्जेक्ट लिया है तो उनके लिए भी फिर ये 2 वाला क्राइटेरिया अप्लाई होता है। अब इंप्रूवमेंट एग्जाम कौन से बच्चे देते हैं? तो बेटा जी इंप्रूवमेंट
एग्जाम के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप फेल हो तभी आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दो। इम्प्रूवमेंट का मतलब जैसा इसका नाम है ना वैसा इसका काम है, जो लाइन में आपको शुरुआत से कहती आई हूँ कि वो सारे स्टूडेंट्स जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है। आपने अज्यूम किया था कि आपके साइंस में 95 अबव मार्क्स आने चाहिए, लेकिन क्या देख रहे हो आप कि आपके मार्क्स तो मैम 60 आए हैं, आपके मार्क्स तो 80 आए हैं, है ना। तो जब आप ऐसा सोच रहे हो कि आपके 95 अबव आने चाहिए थे और आपके मार्क्स कहीं ना कहीं 5 या 10 नंबर या 20 नंबर जैसे कहीं रुक गया है, आपको लग रहा है कि यार ये कम नंबर मुझे मिले हैं, तो आपका रिजल्ट पास है। जो बच्चे पास है वो इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, जो बच्चे पास है वो इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन यदि उनको ऐसा लगता है कि किसी सब्जेक्ट में उनके कम नंबर आए हैं तो वो अपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स को इम्प्रूव करवा सकते हैं दोबारा एग्जाम देकर। तो इसको कहते हैं हम इम्प्रूवमेंट एग्जाम। तो कंपार्टमेंट में वो बच्चे एग्जाम देते हैं जिनका सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं, जो सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं, और इम्प्रूवमेंट एग्जाम वो बच्चे देते हैं जो सब्जेक्ट में पास हो चुके हैं बट अपने रिजल्ट से अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, उस मार्क्स को इंप्रूव करना चाहते हैं। ठीक है जी, तो आपको पहला तो ये डिफरेंस समझ में आ गया। अब कौन से बच्चे अप्लाई करते हैं यहाँ पे कंपार्टमेंट में, जो फेल होते हैं, और इम्प्रूवमेंट में जो पास होते हैं, पहला डिफरेंस। दूसरी बात आती है यहाँ पर कि मैम इस एग्जाम को लेने का आखिर पर्पज ही क्या है ना जी। तो देखो, टू गिव अ सेकंड चांस टू पास द फेल्ड सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, मतलब कि कंपार्टमेंट का तो सिंपल सा फंडा है कि अगर आपने 5 सब्जेक्ट्स में से 4 सब्जेक्ट का पेपर तो बहुत बढ़िया दिया, पास भी हो गए, लेकिन एक सब्जेक्ट में कब कहीं गलती से आप फेल हो चुके हो, तो आपको एक सेकंड चांस सीबीएसई देता है कि आप कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर करके, आपको 5 सब्जेक्ट की एग्जाम नहीं देना है, आपको दोबारा से अपना साल बर्बाद नहीं करना है, आप सिर्फ उस एक सब्जेक्ट की एग्जाम देकर अपने 10th क्लास को निकाल सकते हो। ठीक है जी, तो ये इसका बेनिफिट है कंपार्टमेंट एग्जाम का कि उस एक सब्जेक्ट का एग्जाम दिया और आपका 10th का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो ये इसका मेन पर्पस होता है कंपार्टमेंट का, जिसको सप्लीमेंट्री भी है। वहीं इंप्रूवमेंट की बात करें तो यदि बच्चा हाईएस्ट मार्क्स को स्कोर करना चाहता है, यदि बच्चा अपने परसेंटेज को इंप्रूव करना चाहता है, इंक्रीज करना चाहता है, वो चाहता है कि यार इस बार मुझसे अच्छा नहीं हुआ, ये इस सब्जेक्ट में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो कोई बात नहीं, मैं इंप्रूवमेंट एग्जाम देकर मेरे परसेंटेज को स्कोर करना चाहता हूँ, तो वो इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए जा सकता है। तो टू इंप्रूव और स्कोर इन एनी पास्ड सब्जेक्ट मार्क्स, मतलब वो पास है, पास होने के बाद में अपने परसेंटेज को इंक्रीज करना चाह रहा है, इंप्रूव करना चाह रहा है, तो इंप्रूवमेंट एग्जाम देगा। ठीक है, तो दोनों में अब आपको डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो रहा होगा और आपके जो डाउट्स हैं वो काफी ज्यादा लेवल से सॉल्व होते चले जा रहे होंगे, क्योंकि बच्चों को बहुत डाउट होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में आ रहा है लिखा हुआ, बार बार बच्चे पूछ रहे हैं मैम इंप्रूवमेंट एग्जाम क्या होता है, कंपार्टमेंट एग्जाम क्या होता है, कब देना है, किस समय देना है, इसका रिजल्ट कब आता है मैम, कितनी फीस देना होती है, फॉर्म कब रिलीज होते हैं मैम, ये सारे डाउट बच्चों के बने रहते हैं, है ना जी। चलिए, थर्ड जो पॉइंट है यहाँ पे मैंने रखा हुआ है वो है एलिजिबिलिटी, कि मैम कौन सी क्लास के बच्चे दे सकते हैं, कौन सी क्लास के नहीं दे सकते। अच्छा, ये हमने डिस्कस कर लिया ना। ओके जी, हाँ, एलिजिबिलिटी, राइट। तो क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स विद वन फेल्ड सब्जेक्ट ओनली, मतलब आप यदि फेल नहीं हो तो आपको कंपार्टमेंट नहीं देनी है, ये ध्यान रखना। कंपार्टमेंट एग्जाम वही बच्चे देंगे जो फेल होंगे, यदि आप फेल नहीं हो तो आप कंपार्टमेंट क्यों दोगे, है ना जी। तो यदि कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, चाहे वो 10th में हो चाहे 12th में हो, तो वो एग्जाम दे सकता है। वैसे 10th में एक सब्जेक्ट में फेल होने वाला बच्चा अपने एडिशनल सब्जेक्ट से पास हो जाता है, उसकी मार्कशीट पे बेसिकली फेल लिखा हुआ नहीं आता है ना, क्योंकि आपके एडिशनल जो सब्जेक्ट है वो ओवरकम कर जाते हैं, ये बात हमने पढ़ी है और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कि आप क्लास 10th में हो और आपने 11th में पीसीएम लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, आपको इंजीनियरिंग में आगे बढ़ना है, ठीक है, आपको मैथ्स लेना है, सिंपल सी बात है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेना है, और आपका जो रिजल्ट है क्लास 10th का उसमें मैथ्स में ही आप फेल हो चुके हो, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो अब आपको मैथ्स लेना है, तो भाई अब आपको मैथ्स तो मिलेगा नहीं, चाहे आपके एडिशनल सब्जेक्ट में कितने भी अच्छे मार्क्स आए हो, वो मैथ्स को तो ओवरकम कर नहीं पाएंगे। हाँ, आप कोई दूसरा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, आप कॉमर्स ले सकते हो, आप ह्यूमैनिटीज ले सकते हो, या तो आप ऐसा करो, या फिर आप उस मैथ्स वाले पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट एग्जाम देकर उसको क्लियर करके फिर आप अच्छे नंबर से पास होकर पीसीएम में जा सकते हो। तो ये दो तरीके होते हैं। तो दोनों बात मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है जी। तो क्लास 10th एंड 12th के स्टूडेंट जो एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, भाई वो कंपार्टमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है जी। जो पास होते हैं वो इंप्रूवमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं, और जो टॉपर्स होते हैं तो उन्हें ना कंपार्टमेंट देनी होती है ना इंप्रूवमेंट देनी होती है। लेकिन वो सारे स्टूडेंट्स जो बीच में रह जाते हैं, जिनके मार्क्स कहीं ना कहीं कम रह गए, जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है कि यार मुझे तो अच्छे नंबर आने चाहिए थे लेकिन ये कम कैसे रह गए, तो वो इंप्रूव कर सकते हैं अपने मार्क्स को। तो स्टूडेंट्स हु पास्ड ऑल सब्जेक्ट्स इन करंट ईयर वो बेसिकली इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। अब इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है तो मैम
कितने सब्जेक्ट्स का दे सकते हो ये भी अभी हम बात करेंगे, क्योंकि ये भी एक बच्चों का डाउट होता है। उससे पहले बात कर लेते हैं कि एग्जाम होंगे कब, है ना, व्हेन दिस एग्जाम विल बी। तो सुनो, यूजुअली इन जुलाई आफ्टर बोर्ड रिजल्ट डिक्लेरेशन। भाई रिजल्ट आएगा तभी तो पता चलेगा कि पास है कि फेल है मैम, है ना। तो रिजल्ट आता है, रिजल्ट के एक वीक के बाद, ध्यान से सुनना, रिजल्ट के एक वीक के बाद तो रीवैल्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। रीवैल्यूएशन वाला वीडियो देखा है, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां मैंने रीवैल्यूएशन के बारे में डिटेल में आपको समझाया हुआ है ना, जैसे कंपार्टमेंट के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या इसकी प्रोसेस है, कितनी फीस है, किस तरीके से अप्लाई करोगे, किस वेबसाइट पे जाना है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है, सब समझानी है, ठीक है जी। तो जितने भी बच्चे रीवैल्यूएशन के लिए यहाँ आए हैं, बेटा लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देखिए। ओके, अब दूसरी बात कि मैम यहाँ पर ये कंपार्टमेंट एग्जाम कब होगा, तो कंपार्टमेंट एग्जाम जुलाई में बेसिकली जो है एग्जाम आपका होता है। बोर्ड का रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर होता है, रीवैल्यूएशन का प्रोसेस खत्म होता है। रीवैल्यूएशन का प्रोसेस अप्रॉक्स मई के एंड में, जून के पहले वीक में खत्म हो जाता है। तो जून के पहले वीक के बाद में या जून के फर्स्ट वीक से आपकी कंपार्टमेंट के जो एडमिट कार्ड्स हैं, कंपार्टमेंट एग्जाम की जो डिटेल्स है वो आना सीबीएसई पे स्टार्ट हो जाती है। वहां पे आपको अपना फिर एडमिट कार्ड भी मिलता है, वहां पे आपको कंपार्टमेंट एग्जाम की पूरी डिटेल मिल जाती है, ठीक है। तो जून में आपको मिलते हैं एडमिट कार्ड, जून में आपको मिलता है टाइम टेबल, जून में आपको पता चलता है कि आपको कंपार्टमेंट एग्जाम कब कैसे देनी है, सारी चीजें, कितना फॉर्म आपके सामने आता है, फॉर्म आपको फिल करना होता है, उस जून में ही एक डेडिकेटेड डेट दी जाती है। और एग्जाम होते हैं बेटा यूजुअली इन जुलाई, और अगस्त में आता है इसका रिजल्ट, ठीक है। तो ये कंपार्टमेंट एग्जाम की बात हो गई। अब बात कर ले इंप्रूवमेंट की। तो इंप्रूवमेंट एग्जाम कंपार्टमेंट से टोटली अलग है, टोटली अलग है। कंपार्टमेंट एग्जाम नेक्स्ट ईयर होगा। सपोज आपने इस ईयर 10th का एग्जाम दिया 24-25 सेशन में, अब यदि आप अपने मार्क्स को 10th के मार्क्स को इंप्रूव करना चाहते हो, 10th के परसेंटेज को इंक्रीज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि दो ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम देनी है, एक मैथ्स में देनी है और एक सपोज की आपको सोशल साइंस में देनी है, तो आप इन दोनों सब्जेक्ट के एग्जाम को उसी टाइम पे नहीं दे पाओगे। अगले साल नेक्स्ट ईयर मतलब 25-26 का जब 10th का बोर्ड एग्जाम होगा, तब आप अपने इंप्रूवमेंट एग्जाम को दे रहे होंगे, ठीक है जी। आगे बात समझ में, तो ये चीज आपको क्लियर हुई कि हेल्ड नेक्स्ट ईयर विद रेगुलर बोर्ड एग्जाम। फेब और मार्च, फरवरी और मार्च में जो रेगुलरली बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, जैसे इस बार आपके 15 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो गए थे और 4 अप्रैल तक चले थे, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है जी। तो बात समझ में आ गई, 18 मार्च तक समथिंग को चले थे, 15 फरवरी से स्टार्ट हो गए ना। तो वैसे ही जो नेक्स्ट सेशन आएगा 25-26 का सेशन आएगा, उसमें जब 10th के बोर्ड एग्जाम्स, रेगुलर बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट होंगे, वहां आप अपने इंप्रूवमेंट एग्जाम को भी दे पाओगे, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। चीजें क्लियर हो रही है। अगला डाउट जो बच्चों को आता है वो होता है कि विच सब्जेक्ट आर अलाउड, कि मैम इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स अलाउड होते हैं। तो कंपार्टमेंट एग्जाम में तो भाई एक ही सब्जेक्ट में आप फेल हो रहे हो तो आप उसका एग्जाम दे सकते हो। 10th वाले 2 सब्जेक्ट में दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 12th वाले 1 सब्जेक्ट में। 12th में भी 2 सब्जेक्ट वैलिड होते हैं, बट कब होते हैं, जब 12th वाले एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं तब, है ना जी। तो इतना तो हमें अच्छे से समझ में आ गया। वैसे सीबीएसई एक ही सब्जेक्ट को अलाउ करता है कि यदि एक सब्जेक्ट में आप फेल हुए हो जनरली, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हो। वो एक सब्जेक्ट या तो मैथ्स हो सकता है, साइंस हो सकता है, सोशल हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है जिसमें आपको कम नंबर आए, जिसमें आप फेल हो गए हो, कम नंबर नहीं बोलेंगे, जिसमें आप फेल ही हो गए हो, 33 बिलो आपको मार्क्स आए। इंप्रूवमेंट एग्जाम की बात करें तो यू कैन चूज 1 और मोर सब्जेक्ट। इंप्रूवमेंट एग्जाम आप 2 सब्जेक्ट का भी दे सकते हो, 4 का भी दे सकते हो, पूरे 5 सब्जेक्ट का भी इंप्रूवमेंट दे सकते हो, चॉइस इज योर्स। तो इट इज डन कि आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट दे सकते हो, क्योंकि आप पास होते हैं, चॉइस इज योर्स कि आपको अपने परसेंटेज इंक्रीज करने हैं आप। और एक चीज और देखो, यहाँ पे एक चीज और बच्चों को समझ में आती है कि मैम क्या इसका अफेक्ट आपकी मार्कशीट पे दिखता है, इसकी मार्कशीट कब अपडेट होती है ना। ये डाउट और बच्चों को आता है कि यदि हम कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हैं तो इसकी मार्कशीट कब मिलेगी, फिर इसकी मार्कशीट में कैसे क्या अपडेट होगा, है ना। सुनो, तो कंपार्टमेंट एग्जाम वाले ध्यान से सुन लो। कंपार्टमेंट एग्जाम वाले बच्चे, न्यू मार्क्स आर अपडेटेड एंड अ कंपार्टमेंट मार्कशीट इज इशूड। आपको जो मार्कशीट है उसमें बेसिकली कंपार्टमेंट आई तो लिखा हुआ आता है, लेकिन जैसे ही आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे देते हो तो आपकी पुरानी वाली मार्कशीट नहीं, आपको नई वाली मार्कशीट मिलती है जिसमें आप कंपार्टमेंट एग्जाम को क्लियर कर चुके होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे नई मार्कशीट इशू की जाती है। वहीं बात करें इंप्रूवमेंट एग्जाम की, तो न्यू मार्क्स आर इशूड इन अ सेपरेट इंप्रूवमेंट मार्कशीट। मतलब कि यदि आपने इंप्रूवमेंट एग्जाम दूसरे साल में, इस साल आपने दिया एग्जाम, आप पास हो गए, और दूसरे साल आपने इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया, तो आपकी नई मार्कशीट बन के आएगी, वो भी इंप्रूवमेंट एग्जाम के साथ। अब जो सबसे बड़ा डाउट इंप्रूवमेंट एग्जाम वाले बच्चों को आता है वो ये कि मैम मान लो कि मैंने 2 सब्जेक्ट के इंप्रूवमेंट एग्जाम दिए, और इंप्रूवमेंट एग्जाम देने के पहले जो मेरे मार्क्स थे वो ज्यादा थे, और इंप्रूवमेंट एग्जाम देने के बाद मेरे मार्क्स तो कम आए हैं,
तो मैं इंप्रूव नहीं कर पाया अपने मार्क्स, तो क्या मेरी मार्कशीट में वो कम वाले मार्क्स होंगे जो इंप्रूवमेंट एग्जाम देने के बाद आए थे, या वो पहले वाले होंगे? तो बेटा यहाँ पे सीबीएसई आपको एक बड़ा अच्छा जो बेनिफिट है वो देती है कि दोनों एग्जाम में जो आपने इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया है वो और जो आपका पहला एग्जाम था वो, दोनों एग्जाम में जिसमें ज्यादा नंबर होंगे वो आपकी मार्कशीट में मेंशन होंगे। चाहे आपने इंप्रूवमेंट एग्जाम में अपने मार्क्स को इंप्रूव कर लिया होगा तो वो वाले मार्क्स आपकी मार्कशीट में आएंगे, और यदि आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होते हैं, आपके पहले ही वाले मार्क्स ज्यादा होते हैं, तो वो आपकी मार्कशीट में लिखे जाएंगे। तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट है कि यदि स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे हैं कि हम इंप्रूवमेंट एग्जाम देने के बाद में यदि मार्क्स कम हो गए तो क्या होगा, क्या हमारी मार्कशीट में कोई चेंजेस होंगे? चेंजेस होंगे, लेकिन आपके पहले ही वाले ज्यादा वाले नंबर ही लिखे जाते हैं। ठीक है जी, तो ये भी एक डाउट बच्चों को आता है जो मैंने आपका क्लियर कर दिया। तो अब आपको मार्कशीट को लेकर भी होपफुली कोई डाउट नहीं है। अब इसके लिमिटेशंस क्या है ना, तो सुनो, जहां हर चीज के कुछ ना कुछ बेनिफिट होते हैं तो बेटा कमियां तो होती है। अब कमियां क्या है? सबसे पहले तो ये कि आप कंपार्टमेंट सिर्फ एक सब्जेक्ट का दे सकते हो, है ना, 2 कब हो रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया 10th क्लास में, है ना। तो ये एक बेनिफिट, ये एक लिमिटेशन है, बेनिफिट नहीं बोलेंगे, लिमिटेशन है। सपोज मान लो कि आपको 2 सब्जेक्ट्स में या 3 सब्जेक्ट्स में आपको कंपार्टमेंट आई, तो बेटा आप पूरी तरीके से फेल माने जाओगे, फिर वहां आप कंपार्टमेंट नहीं दे सकते, है ना जी। लेकिन हाँ, उस केस में जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि यार आपको तो विश्वास था कि आप पास हो सकते हो, फिर भी आप फेल हो गए, तो आप एक बार रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग करवा सकते हो। फिर भी नहीं कुछ होता है तो फिर आप कंपार्टमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हो, है ना। तो ये एक यहाँ पर लिमिटेशन है कि भाई हम एक ही सब्जेक्ट का क्या कर सकते हैं, कंपार्टमेंट एग्जाम ले सकते हैं। वहीं यदि इंप्रूवमेंट की बात करें तो वन कैन अटेम्प्ट ओनली वंस इन द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, मतलब यहाँ पे आपको वेट करना होता है। जैसे कि मैं बात करूं कि आपने अभी इस ईयर एग्जाम दिया है, अब आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे पाओगे 2025-26, मतलब अगली फरवरी, अगले मार्च में जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे तब, तो आपको इतना वेट करना होगा और एक ही बार इंप्रूवमेंट एग्जाम दे पाओगे। यदि आप सोचोगे आप 2 से 3 बार इंप्रूवमेंट एग्जाम दे दो तो बेटा ऐसा नहीं होगा, आप सिर्फ एक ही बार, साल में एक ही बार इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो ये इसका एक छोटा सा लिमिटेशन है। उसी के बाद बात करते हैं फॉर्म टाइमिंग की, कि मैम आपने सारी चीज तो बता दी कि ये होता है कंपार्टमेंट में, ये होता है इंप्रूवमेंट में, बहुत अच्छे से डाउट क्लियर हो गए, लेकिन अब इसके फॉर्म निकलेंगे कब? तो सुनो, इसकी फॉर्म टाइमिंग होती है फ्यू वीक्स आफ्टर बोर्ड रिजल्ट। जैसे ही बोर्ड का रिजल्ट आता है तो कुछ वीक्स के बाद, जैसे मैंने बताया, रिवैल्यूएशन प्रोसेस जब खत्म होती है तो उसके बाद में कंपार्टमेंट एग्जाम की प्रोसेस स्टार्ट होती है। भाई रिजल्ट आया, रिजल्ट का प्रोसेस खत्म हुआ, रिवैल्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। रिवैल्यूएशन का जैसे ही रिजल्ट आता है तो आपको पता चलता है कि रिवैल्यूएशन में आपके मार्क्स नहीं बढ़े, या रिवैल्यूएशन में भी आपके मार्क्स बढ़ चुके हैं, अब आपको लग रहा है कि आपको कंपार्टमेंट एग्जाम देना चाहिए, तो कंपार्टमेंट एग्जाम का प्रोसेस वहां से स्टार्ट होता है जहां रिवैल्यूएशन का प्रोसेस खत्म होता है। ठीक है, तो वही बात बता रही हूँ कि यदि आपका रिजल्ट अभी आया है मई में, तो मई के लास्ट वीक से जून के पहले दूसरे वीक से आपके कंपार्टमेंट की प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं जहां आपके रिवैल्यूएशन के प्रोसेस खत्म होता है। ठीक है, तो वहां आपको कंपार्टमेंट का फॉर्म देखने को मिलेगा और कुछ ही टाइम के लिए वैलिड होता है, तो आपको तुरंत अप्लाई करना होता है। जैसे कि रिवैल्यूएशन की बात करूं तो उसका भी 2 से 3 दिन का टाइम सीबीएसई आपको देता है कि इस 2 से 3 दिन के अंदर आपको रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है। टाइम निकल गया तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। वैसे ही कंपार्टमेंट के भी फॉर्म आपको मिलते हैं, आपके स्कूल साइड से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यदि आप चाहते हो तो आपको चैनल से भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बस उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। जैसे ही एग्जाम्स आएंगे, जैसे ही फॉर्म्स निकलेंगे, तो मैं सबसे पहले एक वीडियो बनाकर आपको बता दूंगी कि भाई फॉर्म निकल चुके हैं, अप्लाई कर दो, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, सारी प्रोसेस यहाँ बता। ठीक है जी, तो बात समझ में आ गई। अब वही इंप्रूवमेंट की बात करें तो इंप्रूवमेंट एग्जाम तो वैसे भी अगले साल होते हैं, जब 10th बोर्ड के एग्जाम फिर से होंगे तब आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे होंगे। सो ये आप अप्लाई कर सकते हो कुछ महीने बाद, जैसे कि जो सितंबर अक्टूबर में आपके फॉर्म्स नहीं फिल होते हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो कुछ महीने बाद इंप्रूवमेंट का भी जो रेगुलर एग्जाम्स जब स्टार्ट होते हैं, जब फॉर्म फिल होते हैं, तो वहां आप अपने इंप्रूवमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको अपने स्कूल में इन्फॉर्मेशन देनी होती है ना जी। चलिए, तो इतना अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसका रिजल्ट कब आता है मैम? ठीक है, हमने एग्जाम तो दे दिया, लेकिन अब रिजल्ट पता नहीं चलेगा तो आप कैसे 11th की शुरुआत कर पाओगे, है ना जी। 11th भी तो आपको पढ़ना है, तो डोंट पैनिक। अगस्त के पहले पहले, क्योंकि सितंबर में लास्ट आपके फॉर्म्स भराते हैं क्लास 11th के लिए, सितंबर के पहले पहले फॉर्म्स भर जाते हैं, तो इसके भी पहले आपका कंपार्टमेंट का रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आ ही जाता है। ठीक है, चाहे आपने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया हो तो वो तो जुलाई में ही दे देते हैं वो लोग, रिजल्ट जून के एंड में ही आपको रिजल्ट दे देते हैं, है ना। जुलाई में कंपार्टमेंट का एग्जाम हो ही जाता है, तो अगस्त के पहले पहले जुलाई एंड वीक तक आपका कंपार्टमेंट का रिजल्ट भी आ जाता है। ठीक है जी, तो वही लिखा है पासिंग टर्न रिजल्ट इनटू पास स्टेटस, और जो रिजल्ट में जो आपको स्टेटस दिखता है वो आपको फिर पास स्टेटस के साथ में शो होता है। वहीं यदि हम इंप्रूवमेंट की बात कर लें तो बेस्ट ऑफ बोथ मार्क्स आर कंसीडर्ड। वही लाइन मैंने बताई कि आपके जो दोनों एग्जाम होंगे, इंप्रूवमेंट के पहले वाला, इंप्रूवमेंट के बाद वाला, दोनों एग्जाम में जो बेस्ट मार्क्स होंगे ना, वही यहाँ पर कंसीडर किए जाते हैं फ्यूचर एडमिशंस के लिए। ठीक है जी,
तो जो बच्चे इंप्रूवमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं और उन्हें ये डर है कि कहीं मार्क्स कम ना हो जाए, तो बेटा ऐसा नहीं होता है। जो आपके बेस्ट मार्क्स होंगे वही आपके मार्कशीट में लिखकर आएंगे, ठीक है जी। तो इसी के साथ में आपके सारे डाउट्स होपफुली अब इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट को लेकर क्लियर हो चुके होंगे। अभी भी सीबीएसई ने कोई भी कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट को लेकर ऑफिशियल अपडेट नहीं दिए। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आती है देन आई विल अपडेट यू, ठीक है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और एक इंपॉर्टेंट सी बात की, अब आपकी अपनी बरखा मैम के चैनल पर क्लास 9 to 12, ध्यान से सुन लो, क्लास 9 to 12 की नए सेशन की नई शुरुआत हो चुकी है। क्लास 9 10th का आईटी एआई सीए के सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, फ्रेश वीडियो लेक्चर्स। और वहीं बात करें क्लास 11 12 के, तो कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसी के साथ अब क्लास 11 12 का आईटी भी अवेलेबल है बेटा जी, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको मैंने सारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं हर एक सब्जेक्ट के स्क्रीनशॉट्स लेके बता दिए हैं। जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा जहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो अब डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जब मैं हूं तो टेंशन करने की क्या बात है। आपको सारे आईटी एआई सीए सीएस जितने सब्जेक्ट से लेकर आ चुकी हूँ, ठीक है जी। तो अब पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब ये सारे सब्जेक्ट्स को आप पढ़ोगे कैसे, इसके लिए क्या टाइम टेबल फॉलो करना है, तो भाई टाइम टेबल भी मैंने यहाँ आपके लिए लगा दिया है कि क्लास 9th और 10th को हमने सेपरेट रखा है। हफ्ते में होते हैं टोटल 8 दिन, जिसमें से 3 दिन पढ़ेंगे 9th और 10th, है ना, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। बचे हुए जो अल्टरनेट डेज है उसमें पढ़ेंगे हम 11th एंड 12th, ठीक है जी। तो यहाँ पे 9th 10th के जो सब्जेक्ट्स हैं आपके आईटी एआई और सीए, मंडे मिलेगा आपको 9 10th का आईटी, वेडनेसडे मिलेगा 9 10th का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फ्राइडे मिलेगा आपको 9 10th का कंप्यूटर एप्लीकेशन। कब किस टाइम पे मिलना है उसकी अपडेट मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे दे दी है। बहुत जल्दी आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे भी और हो चुके भी हैं। ऑलरेडी हमने एक चैप्टर्स तो डिस्कस कर ही लिए है ना जी। वही बात करूँ यदि मैं 11th और 12th की, तो 11th और 12th में सीएस, एआई, आईपी और आईटी, ये कुछ आपके सब्जेक्ट्स हैं। तो इसके लिए हमने डिसाइड किए डेज लाइक ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे। तो ट्यूसडे जैसे कि सीएस के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे 11 12 के, है ना, मतलब वीक में आपको 2 वीडियो, हर पर डे आपको 2 वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 9 10th वाले रेडी रहना, सैटरडे, संडे और ट्यूसडे, थर्सडे 11 12th वाले रेडी रहना। भाई सारे सब्जेक्ट लेकर आ चुकी है अब आपकी बरखा मैम, ठीक है जी। तो कोई भी डाउट नहीं है। यदि कोई भी और डाउट आपके दिमाग में है तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स के नोट्स वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन तो वहीं मिलेगी, ठीक है जी। तो नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो ताकि वहां आपको नोट्स भी मिल जाए। ओके, तो मिलेंगे अगले सेशन में अगली अपडेट के साथ में। टिल देन स्टे अ स्टेप। थैंक यू।